बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 14 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताता हूं जो हमने डिस्कस किया था कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर को जिसमें से करंट पास कर रहा हो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है और उस फोर्स का हमने रिलेशन ड्राइव किया था और वो रिलेशन हमारे पास आया था F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। आई हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट था, एल हमारे पास उस कंडक्टर की लेंथ थी और बी हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। तो अगर इस फार्मूला की मैं मैग्नीट्यूड लिखूं यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैं इसे लिखूंगा फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगी आई करंट ये एल क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है। चूंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं इसलिए मैं एल क्रॉस बी से जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको मैं यहां पे नहीं लिख रहा। अब अगर स्टूडेंट्स इस रिलेशन को देखें तो यही रिलेशन हमें उस फोर्स की मैग्नीट्यूड बताएगा जो उस स्ट्रेट कंडक्टर पर लगती है जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जरा गौर करें, अगर इस रिलेशन में करंट की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए यानी हमारे पास कंडक्टर तो हो लेकिन उसमें से चार्ज ना फ्लो कर रहा हो, चार्ज नहीं फ्लो करेगा तो हमारे पास आई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो अगर इस रिलेशन में आई की वैल्यू जीरो आएगी तो आई जब जीरो होगा तो वो सारे फैक्टर को जीरो बना देगा, तो हमारे पास कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स जो है वो जीरो आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर पर सिर्फ तब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा। और करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि उस कंडक्टर में चार्जेस मूव करेंगे। अब चार्जेस स्टूडेंट्स जब मूव करेंगे तो अगर कंडक्टर पर फोर्स लग रही है चार्जेस के मूव करने से तो हम ये कह सकते हैं कि उन चार्जेस पर भी कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी और उन्हीं चार्जेस पर लगने वाली जो फोर्स होगी उसी का हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट फोर्स उस कंडक्टर पर लगेगी। फॉर एग्जांपल इस कंडक्टर में तमाम चार्जेस इधर को जा रहे हैं। मैं सपोज करता हूं कि हर चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। हर चार्ज पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स का अगर हम रिजल्टेंट निकाल लें तो वो वही फोर्स होगी जो कि इस कंडक्टर पर लग रही होगी। यानी कि कंडक्टर पर फोर्स लगने के लिए करंट की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकती। तो आज हम उस कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्जेस पर जो फोर्स लगती है पहले उसको फाइंड करेंगे, फिर हम तमाम चार्जेस पर लगने वाली फोर्स निकालने के बाद एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर उसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। और यही हमारा आज का टॉपिक है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्ज करें हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ हमारे पास कैपिटल एल ले लेते हैं और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अगर मैंने इस कंडक्टर की ये वाली साइड हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव के साथ लगा रखी है और ये वाली साइड लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा रखी है, कोई बैटरी हमने लगा रखी होगी साइडों पर, तो इस कंडक्टर में जो चार्जेस होंगे, फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है, अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर को मूव करेगा और अगर ये एक और पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इधर को मूव करेगा। और जब चार्जेस मूव करेंगे तो उनकी वेलोसिटी होगी जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इस चार्ज की वेलोसिटी हमारे पास जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आ जाएगी और इसी तरह इस चार्ज की वेलोसिटी जो है वो भी लेफ्ट से राइट की तरफ आ जाएगी। यानी इस कंडक्टर में मौजूद तमाम पॉजिटिव चार्जेस इधर से इधर को मूव करना स्टार्ट कर देंगे और उनकी वेलोसिटी ये v होगी। हमने इन चार्जेस पर लगने वाली फोर्स को फाइंड करना है और उस फोर्स को चार्जेस की वेलोसिटी के साथ रिलेट करना है। हमारे पास जो कंडक्टर है उसका वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, अगर लेंथ L है एरिया A है
तो एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। यानी इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय एल। अब हम क्या करेंगे, हम ये आई की वैल्यू फाइंड करेंगे कि इस कंडक्टर में इधर से इधर तक कितना करंट फ्लो करता है और फिर हम वहां से फोर्स फाइंड करेंगे। यानी हमारा पहला स्टेप होगा इस आई को फाइंड करना। तो आई इलेक्ट्रिक करंट इक्वल होगा फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो करता है। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा जो कंडक्टर में इधर से इधर जा रहा है, और ये वो टाइम आएगा जो टोटल चार्ज यहां से यहां तक जाने में लेगा। तो इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब यहां हमने एक डेल्टा क्यू फाइंड करना है कि कितना चार्ज इधर से इधर जा रहा है कंडक्टर में, और डेल्टा टी टाइम पता करना है कि वो टोटल चार्ज यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेता है। तो डेल्टा क्यू को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स सपोज कर लें हमारे पास जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में, लेट्स सपोज इसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है 20 सेंटीमीटर क्यूब, या अगर ऐसे यूनिट्स की बात करें तो 20 मीटर क्यूब ले लेते हैं। 1 मीटर क्यूब में इस कंडक्टर के अंदर कितने चार्जेस मौजूद होंगे उसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस कंडक्टर में यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज मौजूद है उनकी तादाद को मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। अब अगर इस कंडक्टर का वॉल्यूम मुझे पता लग जाए तो यूनिट वॉल्यूम में मौजूद चार्जेस मुझे पहले ही पता है, उनकी वैल्यू एन है। तो टोटल वॉल्यूम में कितने चार्जेस होंगे, यूनिट वॉल्यूम में मौजूद चार्जेस को मैं टोटल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो यूनिट वॉल्यूम में इतने चार्जेस हैं, टोटल वॉल्यूम कितना है ए एल, लिहाजा इस कंडक्टर में जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा एन ए एल। अब एक चार्ज पार्टिकल पर जो चार्ज है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि क्यू है। चार्ज ऑन वन कैरियर वो हमारे पास आ जाएगा क्यू। इनको हम चार्ज कैरियर्स भी बोलते हैं। तो एक चार्ज कैरियर पर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू मैंने क्यू सपोज कर ली है। अब अगर एक पार्टिकल पर क्यू चार्ज है और इधर से इधर कितने चार्जेस जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं NaL, तो टोटल चार्ज कितना लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा होगा वो मैं चार्जेस की तादाद को एक पार्टिकल पर मौजूद चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इधर से इधर टोटल चार्ज कितना जा रहा है। तो टोटल चार्ज इस कंडक्टर में जो इधर से इधर जाएगा उसको हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो हमारे पास आ जाएगा NaL, और साथ में ये हम Q को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन 4। अब हमने ये डेल्टा टी फाइंड करना है कि ये टोटल चार्ज लेफ्ट से राइट तक जाने में कितना टाइम लेता है। उसके लिए स्टूडेंट्स हम स्पीड का फार्मूला यूज करेंगे। स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस बाय टाइम के। अगर हमें टाइम चाहिए तो टाइम को इधर ले आएंगे, स्पीड इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। यानी हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी टाइम इक्वल होगा डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक जाने में चार्ज कितना डिस्टेंस कवर करेगा, L, जो कि उस कंडक्टर की लेंथ है। तो ये मैंने डिस्टेंस की जगह पे कैपिटल L लिख दिया। और स्पीड कितनी है चार्ज की, v है, लिहाजा यहां डिवाइड में v आ जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा टी जो है वो L ओवर v के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे L हमारे पास क्या है, L हमारे पास वो डिस्टेंस है जो चार्ज यहां से यहां तक जाने में कवर करता है। तो अब मैं डेल्टा Q और डेल्टा T की वैल्यूज जो हैं वो इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। तो हम इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, I करंट इक्वल्स टू डेल्टा Q की जगह आ जाएगा NaLQ, NaLQ, और डिवाइड में हमारे पास डेल्टा T की वैल्यू आएगी और वो हमारे पास है L/V। तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा L/V। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसे हम लिखेंगे NaLQ, ये L/V ऊपर जाके उलट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड V ओवर L बन जाएगा। यहाँ से L और L आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो I की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी
क्यू और साथ में ये वी आ जाएगा, NaQV हमारे पास जो है वो I की वैल्यू आ जाएगी। यानी इतना करंट इस कंडक्टर में इधर से इधर को जाएगा। इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 5 कह देते हैं। अब हमें I की वैल्यू मिल गई जो हमने इस रिलेशन में पुट करनी थी। तो इक्वेशन 5 को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा F फोर्स, इक्वेशन 1 को हम लिखेंगे F फोर्स इक्वल्स टू I की जगह आ जाएगा NaQV और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा L क्रॉस B। अब मैंने आपको बताया था कि हमने फोर्स को चार्ज की वेलोसिटी के साथ रिलेट करना है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा हम यहाँ पे इस वेलोसिटी को वेक्टर बनाएंगे। अब स्टूडेंट ज़रा गौर करें, मैंने आपको फोर्स ऑन स्ट्रेट कंडक्टर में एक बात बताई थी कि हम कंडक्टर की लेंथ की डायरेक्शन उधर को लेते हैं जिधर को करंट फ्लो कर रहा हो। यानी कि हमारे पास जो इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वो टुवर्ड्स राइट जा रहा है, लिहाजा कंडक्टर की जो लेंथ है वो भी टुवर्ड्स राइट हम उसकी डायरेक्शन लेंगे। और ज़रा गौर करें, जिधर को हमने कंडक्टर की लेंथ की डायरेक्शन ले ली है उधर को ही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। यानी मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी वेक्टर भी इधर को है। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो आपको पता है कि उनके यूनिट वेक्टर्स इक्वल हो जाते हैं। यूनिट वेक्टर वेक्टर को डायरेक्शन देता है, तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। लिहाजा मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर वो इक्वल होगा लेंथ के यूनिट वेक्टर के। अब इस इक्वेशन में हम VL को अलहदा करते हैं, तो मैं लिखूंगा VL वेक्टर है हमारे पास। इस L वेक्टर में दो चीजें हैं, एक इसकी मैग्नीट्यूड, दूसरा इसकी डायरेक्शन। V को वैसे ही लिख लिया, इसको मैं लिखूंगा L की मैग्नीट्यूड और साथ में आ जाएगा L का यूनिट वेक्टर। अभी आपको बताया लेंथ का यूनिट वेक्टर और वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर दोनों इक्वल हैं, तो इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसी इक्वेशन को स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा VL वेक्टर इज इक्वल टू, ये V वैसे ही आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड मैं वैसे ही लिख रहा हूं लेंथ की, इस L हैट की जगह मैं V हैट लिख सकता हूं, तो यहां पे आ जाएगा V हैट। अब देखें इस रिलेशन में ये है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और ये है वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर। तो अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को इकट्ठा कर दें, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मिला दें, तो हमारे पास वो वेक्टर बन जाएगा। लिहाजा यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूं कि ये V और ये V हैट ये मिल के वेक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा V वेक्टर और इसके साथ ये लेंथ वैसे की वैसे आ जाएगी, यानी इसको हम LV वेक्टर लिख सकते हैं। तो इस रिलेशन में हम ये VL वेक्टर की जगह LV वेक्टर पुट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा फोर्स इक्वल्स NaQ, VL वेक्टर की जगह हमने लिखना है LV वेक्टर। तो L को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा V वेक्टर क्रॉस हमारे पास आ जाएगा B वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो फोर्स होगी जो कि इधर से इधर जाने वाले टोटल चार्जेस पर लगेगी, यानी ये तमाम चार्जेस पर लगने वाली फोर्स है। अब अगर हम एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स निकालना चाहते हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्ज कर लें इस कंडक्टर के अंदर 10 चार्जेस हैं और 10 चार्जेस पर जो टोटल फोर्स लग रही है वो 20 न्यूटन है। अगर 10 चार्जेस पर 20 न्यूटन फोर्स लग रही है तो एक चार्ज के हिस्सा में कितनी फोर्स आएगी स्टूडेंट्स? 20 न्यूटन टोटल फोर्स को टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से डिवाइड कर दें तो 20/10 हमारे पास 2 न्यूटन फोर्स एक चार्ज के हिस्सा में आएगी। यानी अगर हम एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स निकालना चाहते हैं तो हम इस टोटल फोर्स को नंबर ऑफ चार्जेस के साथ डिवाइड कर देंगे। और मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? NaL। लिहाजा इस इक्वेशन को हम NaL से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय NaL, किस लिए? टू फाइंड ए फोर्स ऑन सिंगल चार्ज। तो मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा फोर्स इक्वल्स NaQL
वी क्रॉस बी और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं जी, NaL। यहाँ से NaL कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंगल चार्ज पर लगने वाली फोर्स आ जाएगी। तो ये रिलेशन बच जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ से Q ये आ जाएगा और ये V क्रॉस B ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स की वेक्टर फॉर्म होगी। अगर हम इस फोर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए हम इसे लिखेंगे फोर्स इक्वल Q, वैसे ही आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिख देंगे V की मैग्नीट्यूड, B की मैग्नीट्यूड, और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है साइन थीटा होता है। क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो मैं साथ में क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला यूनिट वेक्टर नहीं लगा रहा, तो ये हमारे पास आ जाएगा साथ में साइन थीटा। यहाँ थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल होता है बिटवीन दोज टू वेक्टर्स, लिहाजा थीटा हमारे पास एंगल होगा बिटवीन वेक्टर V एंड वेक्टर B। यानी कि चार्ज की वेलोसिटी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने यहाँ पर नीचे से ऊपर को लगा रखा है और चार्ज की वेलोसिटी इधर को है, उन दोनों के दरमियान में जो भी एंगल थीटा होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब आपको पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो उनसे जो हमारे पास रिजल्ट में वेक्टर आता है वो वेक्टर इस वेक्टर और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ये हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में क्रॉस प्रोडक्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था। लिहाजा यहाँ पे ये जो फोर्स होगी स्टूडेंट्स, चार्ज पर लगने वाली ये फोर्स उस चार्ज की वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी और ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि चार्ज पर लगने वाली फोर्स परपेंडिकुलर होगी एक तो उसकी वेलोसिटी के, और दूसरा चार्ज पर लगने वाली फोर्स परपेंडिकुलर होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। अब हम इस फार्मूला से डिफरेंट केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस ये ले लेते हैं कि फर्ज करें हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में है लेकिन वो रेस्ट की कंडीशन में है। तो अगर बेटा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा तो हमारे पास इस केस में चार्ज की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, यानी चार्ज मूव ही नहीं कर रहा। तो इस रिलेशन में ये V जीरो हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स इक्वल्स Q, चाहे जितना भी चार्ज हो उस पार्टिकल पर लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो है, और चाहे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लगा लें हमारे पास इस वेलोसिटी के जीरो होने की वजह से ये सारा फैक्टर जीरो आ जाएगा। तो इस केस में जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट की कंडीशन में है तो आपने देखा कि चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स जो है वो जीरो आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हमने चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगवानी है तो उसका मूव करना ज़रूरी है। दूसरा केस, अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है या एंटी पैरेलल मूव करता है, तो स्टूडेंट जब चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो ये थीटा हमारे पास जीरो आ जाएगा, और जब एंटी पैरेलल होगी तो हमारे पास थीटा जो है वो 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस फार्मूला में हम थीटा 180 या जीरो पुट कर दें, साइन की वैल्यू 180 और जीरो पर जीरो होती है, लिहाजा इस केस में भी हमारे पास चार्ज पर लगने वाली फोर्स जो है वो जीरो आ जाएगी। यानी समझ में ये आया कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो चाहे जितनी मर्जी वेलोसिटी से मूव करे, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन अगर ये थीटा 90 हो जाए तो साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो इस केस में ये फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे तो उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और यहाँ चार्ज पार्टिकल इधर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, लिहाजा इस चार्ज पार्टिकल पर जो यहाँ पर फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब हम इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम 3 रूल यूज करते हैं। याद रखिएगा, राइट हैंड पाम रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये हम पॉजिटिव चार्ज पर लगाते हैं कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है
और वो फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर हुआ है, तो जब परपेंडिकुलरली एंटर होगा थीटा 90 होगा तो फोर्स उस पर भी मैक्सिमम लगेगी। तो नेगेटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन हम आसानी के साथ लेफ्ट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। नेगेटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स हम राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल से निकालना उसको ज़्यादा आसान है। अब फर्ज करें हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और मैंने अभी आपको बताया कि हम पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स की अगर डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो हम राइट हैंड पाम रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने ये करना है, अपने थंब को करना है चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर लेना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। हमारी पाम पर जो नॉर्मल होगा वो हमें चार्ज पर लगने वाली फोर्स बता देगा। तो इस केस में चार्ज इधर को जा रहा है, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, तो हमारी पाम जो है वो हमें फोर्स आउटवर्ड बता देगी। यानी कि इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो आउट ऑफ द पेज होगी और उसको मैं फॉर एग्जांपल ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये आउट ऑफ द पेज इस चार्ज पर फोर्स आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है और वेलोसिटी इधर को है और दोनों के दरमियान एंगल है 90, लिहाजा इस चार्ज पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी जो आउट ऑफ द पेज होगी। तो इस कंडक्टर में मौजूद तमाम पॉजिटिव चार्जेस पर आउट ऑफ द पेज फोर्स लग रही होगी। अगर हम यही फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालें तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट फिंगर है ये फील्ड की डायरेक्शन में करेंगे, सेकंड फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में करेंगे, थंब हमें फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। तो यहाँ फील्ड है ऊपर को, चार्ज की वेलोसिटी है इधर को, थंब हमारा आउटवर्ड आएगा, लिहाजा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली भी इस पॉजिटिव चार्ज पर आउट ऑफ द पेज फोर्स लगेगी। लेकिन फर्ज करें अगर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए, लेट्स सपोज मैं कहता हूं यहीं पर एक नेगेटिव चार्ज पड़ा है, ये नेगेटिव चार्ज है और वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसी तरफ जा रहा है, तो फिर मैंने अभी आपको बताया हम नेगेटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स जो है उसको लेफ्ट हैंड पाम रूल से आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड पाम रूल में आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड का थप्पड़ बनाना है, उसमें हमारे पास ये जो थंब होगा इसको आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही करना है और फिंगर्स को फील्ड की डायरेक्शन में ही करना है जैसे आपने राइट हैंड पाम रूल में किया था, और पाम पर जो नॉर्मल होगा वही आपको डायरेक्शन बताएगा फोर्स की। तो करते हैं चेक जरा, नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट इधर को जा रहा है और फील्ड ऊपर को है। अब जरा गौर करें मेरी जो पाम है वो अंदर की तरफ डायरेक्शन बता रही है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर को जा रहा था तो उस पर फोर्स आउट ऑफ द पेज आई, लेकिन नेगेटिव चार्ज इधर को जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स इनवर्ड आ रही है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो नेगेटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स के अपोजिट होगी। तो अगर इस रिलेशन में हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें कि चार्ज पॉजिटिव है तो क्यू को हम अगर प्रोटॉन ले लेते हैं तो क्यू को मैं लिख दूंगा प्लस ई, तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी ऑन प्रोटॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्यू को हम माइनस ई से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाला रिलेशन हमें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स बता देगा। अब नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने आपको लेफ्ट हैंड पाम रूल बताया, लेकिन आप राइट हैंड पाम रूल से भी और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी नेगेटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, आप नेगेटिव चार्ज को पहले सपोज कर लेंगे कि वो पॉजिटिव ही है। फॉर एग्जांपल राइट हैंड पाम रूल लगाता हूं मैं इस नेगेटिव चार्ज पर, तो इधर को वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने सपोज किया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स आएगी आउटवर्ड। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स आउटवर्ड आ रही है लेकिन हमारा चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो हम बाहर आने वाली फोर्स की डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नहीं है वो नेगेटिव है। लिहाजा इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो अंदर की तरफ लगेगी। तो उस फोर्स को मैं यहाँ पे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये इस नेगेटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स आ जाएगी और ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर लगने वाली फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।